सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको RS प्री एग्जाम 2023 में हर विषय से संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए इस प्रश्नोत्तरी में लेकर आया हूँ। और ये धमाकेदार सीरीज लगातार चलती जा रही है और दोस्तों आप हमसे जुड़िएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम राजस्थान करंट अफेयर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 6 महीनों में हमारे लिए बन सकते हैं, जो हमारे आगामी जो RS प्री 2023 में एग्जाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। जो हमारा बजट है 2023-24 का, उससे संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत किसको लाभ दिया जाएगा। तो पहला कथन है इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर मिल पाता है। यानी इस योजना के तहत किसको लाभ दिया जाएगा, तो श्रमिकों को और स्ट्रीट वेंडर्स को कब मिलेगा, जब वो अस्पताल में भर्ती होंगे तभी। ठीक है, यानी ये दुर्घटना में या फिर उनको कोई भी दिक्कत आती है उस समय जब वो अस्पताल में जाते हैं तो उस समय उनको कुछ रुपए दिए जाते हैं, यानी सहायता दी जाती है। ठीक है, तो उस संबंध में है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि जो इस योजना में जो भी श्रमिक हैं या फिर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो उनकी जो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो इस योजना से 21 से 50 वर्ष तक के आयु वाले श्रमिकों को ही लाभ मिलेगा या उठा सकते हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इस योजना के तहत जो कि आयु सीमा रखी गई है वो है 25 से 60 वर्ष। ठीक है, जो भी पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी आयु है वो 25 से 60 वर्ष है, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरा कथन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा ये वाला, यानी ये कथन गलत है। उम्र कितनी है, 25 से 60 वर्ष। बाद में सी नंबर जो ऑप्शन है उस पर हम बात करते हैं कि जो ये योजना है इसका लाभ अस्पताल में भर्ती होने के बाद केवल 7 दिन तक ही मिल पाएगा। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। और दोस्तों बात करें चौथे कथन की, तो इस योजना के तहत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिदिन सहायता प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी कथन सत्य है, यानी 7 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर लाभ मिलेगा और प्रतिदिन कितने रुपए हैं, तो 200 रुपये दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये बैनर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारूप को प्रदान की सहमति। ठीक है, तो इस सहमति जो ये प्रदान की, इसका प्रारूप कैसा है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो ये योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, इसके तहत जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं और चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ही सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, ये सहायता राशि कब दी जाती है, तो ये कोई दुर्घटना हो जाती है उस समय। ठीक है, तो कितने दिन तक, अधिकतम 7 दिन तक, और प्रतिदिन कितने रुपये की, तो 200 रुपये की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो सहायता राशि है वो श्रमिक को भी दी जाएगी और जो भी श्रमिक हैं उसके परिवार के सदस्य को भी अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, जो भी श्रमिक है या स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि लाभार्थी है इस योजना के तहत, उसके परिवार के सदस्यों को भी ये सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि आप अस्पताल में 5 घंटे के लिए भर्ती हुए और आपको ये सहायता राशि दी जाएगी, नहीं, आपको न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये बैनर भी आप देख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगी ये योजना। और वो आयु है वो याद रखिएगा 25 वर्ष से 60 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं एक और योजना से संबंधित, जो कि राहत कैंप जो लगा था हमारा महापुरा ग्राम पंचायत से, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल से लेके 30 जून। उस समय 10 योजना जारी जो लागू की गई थी, उसमें से एक योजना है वो आपकी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जिसकी घोषणा कब की गई थी, कृषि बजट 2023-24 में। ठीक है, तो इसके संबंध में कथन है
कि राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार में कितने दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 4, तो याद रखिएगा 2, ठीक है। और प्रत्येक पशु के लिए कितना बीमा राशि दी जाएगी? तो 40,000, यानी 2 पशु है तो 80,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे ये बैनर आप देख लीजिएगा, कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 40,000 तक का पशु का बीमा फ्री है और इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए वो आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बैनर आप याद रखिएगा, एक बार देख लेना इसको। और ये भी याद रखिएगा, प्रत्येक परिवार से कितने पशु? तो 2 पशु, ठीक है। और कितने रुपए का प्रति पशु बीमा? 40,000। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि जो हमारे 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद जी कटारिया, उनको क्या है असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और ये तारीख आप याद रखिएगा कब किया गया, तो उसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 22 फरवरी ये क्वेश्चन है हमारा कि 22 फरवरी 2023 को राजस्थान के जो भाजपा नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह कौन सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? यानी जब ये हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष थे 15वीं विधानसभा में, तो वह उस समय किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो याद रखिएगा उदयपुर से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुलाब चंद कटारिया के बारे में, इनका जो भी राजनीतिक करियर है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो भाजपा के जो ये नेता हैं गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा में उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और ये हमारे क्या थे? नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। और इन्होंने बात करें अब तक ये 8 बार विधायक रह चुके हैं और 1977 में इन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। और बात करें 2014 से 2018 में राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, कौन? गुलाब चंद कटारिया। और इम्पोर्टेंट सबसे बात कि इन्होंने असम के राज्यपाल की जो शपथ है वो कब ली? तो 22 फरवरी 2023, ये तारीख याद रखिएगा। और असम के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो 31वें नंबर के, ठीक है। ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं जब ये शपथ ले रहे थे राज्यपाल पद की, तो ये फ़ोटो आप देख लेना, ये आपके गुलाब चंद जी कटारिया, ठीक है। इनके बारे में जो इनका मैंने अभी आपको बताया कि 8 बार विधायक रह चुके हैं, पहली बार 1977 में इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और अब की बार ये जब नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में 15वीं विधानसभा में, तो ये उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से क्या थे? विधायक थे, तो याद रखिएगा। और अभी हाल ही में ये असम के 31वें राज्यपाल बने हैं, कब? तो 22 फरवरी 2023। नेक्स्ट देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 फरवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कौन से खंड का लोकार्पण किया? और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो दोस्तों 12 फरवरी 2023 को जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उनके द्वारा दिल्ली दौसा लालसोट खंड है इसका लोकार्पण किया गया। और ये किस एक्सप्रेसवे का हिस्सा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 1386 किलोमीटर, ठीक है। और जो दिल्ली दौसा लालसोट खंड का हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? जो आपका दिल्ली दौसा लालसोट खंड है, तो ये याद रखिएगा 240 किलोमीटर। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का इसी साल जो एग्जाम हुआ था, पता नहीं कौन सा हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ और बात कर लेते हैं कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हैं ये 6 राज्यों से, वैसे बात करें दिल्ली तो ये दिल्ली यूटी है, तो हम लगभग हम कहेंगे 6 राज्य, ठीक है। तो एक दिल्ली यूटी है, उसके बाद में 5 क्या है? राज्य हैं। तो दिल्ली से हरियाणा, बाद में हमारे राजस्थान में दौसा से कोटा से होते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक ये जाएगा, ठीक है। और इस पे प्रमुख शहर आपसे पूछा जा सकता है, तो हमारा कोटा है, राजस्थान का दौसा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदौर है, हमारा जयपुर शहर, इसके अलावा मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात में बड़ोदरा और सूरत, ठीक है। ऐसे प्रमुख शहर हैं, वो इनको ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जोड़ेगा। और बात कर लेते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। ये 2 फोटो हैं जिसमें ये पहले जब
1380 किलोमीटर के बारे में इसकी लंबाई कही जा रही थी। उसमें का ये आपका क्या ये मैप है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये देखिए जो आपका दिल्ली से ये चलेगा गागरोन सोना जो कि याद रखिएगा हरियाणा में है। जो ये आपका दौसा लालसोट दौसा खंड है, ये सोना हरियाणा से लेके हमारे लालसोट दौसा तक बना है, जिसमें टोटल जो आपका कॉस्ट लगा है वो 10,400 करोड़ रुपए है। और ये इसकी जो लंबाई है वो 246 करोड़ ये आपको दिख रही है यहाँ पे। और बात करते हैं, ये आपका सामने है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये पूरा आपका देखिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। दिल्ली के बाद में जो गुड़गांव, उसके बाद में सोना, बाद में दौसा, कोटा, रतलाम, दाऊद, ठीक है, ये बड़ोदरा, सूरत, ये सारे प्रमुख जो भी शहर है ये आप याद रखिएगा। और ये आपको एक बार मैप मैंने आपको दिखा दिया तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। लंबाई देखिएगा ये, उसके बाद में न्यू जो बन के आया मैप, जिसके बाद में उसकी लंबाई है वो 6 किलोमीटर लगभग बढ़ाई गई। तो ये 8 लाइन है, ठीक है। और बात करें 386 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 386 क्या 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मैंने आपको बता दिया सारी बातें। और जो ये आपका ये खंड आप याद रखिएगा दौसा और सोना के बीच, सोना हरियाणा से लेके हमारे दौसा राजस्थान लालसोट तक, ये कितना है 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता के 4थे संस्करण में किस शहर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों हाल ही में ये क्वेश्चन अभी का है। तो इंडियन जो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड हैं उसमें लगातार पिछले साल भी इंदौर पहले स्थान पर रहा था, अब की बार भी पहले स्थान पे राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इसने जीता है। किसने? तो इंदौर शहर ने, एमपी के इंदौर शहर ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, चंद्रयान जो हमारा 3 है बहुत ही चर्चा में है, अभी भारत में पूरे विश्व में चर्चा में है। तो अभी हमने क्या किया है, 23 अगस्त को क्या किया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी जो नेशनल स्पेस डे बनाने की घोषणा की है। क्यों बनाएंगे हम, तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हमने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका लैंडर सफलतापूर्वक हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, उसके जश्न में, उसकी याद में हम प्रतिवर्ष क्या करेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाएंगे, नेशनल स्पेस डे बनाएंगे। कब बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा 23 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद में बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। हाल ही में आपको पता ही है कि जो ब्रिक्स हैं उसके हाल ही में 6 मेंबर हैं वो और ऐड किए जाएंगे, यानी 6 मेंबर हैं वो ब्रिक्स में और ज्वाइन करेंगे। कब? जनवरी 2024 में। कल मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था, तो याद रखिएगा जो ब्रिक्स में हालिया जो ये शिखर सम्मेलन हुआ 15वां जोहान्सबर्ग में, उसमें 6 देश हैं वो शामिल होंगे। तो उनमें आपको बताना है कौन कौन से। तो 1 नंबर पे ईरान, सऊदी अरब, चिली, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया। तो अब आपको सही कोड है उसको चुनना है कि ऊपर दिए गए जो ये देश हैं उनमें से कितने देश हैं जो ब्रिक्स में हाल ही में शामिल होंगे, यानी जनवरी 2023 में क्या वो मेंबरशिप लेंगे। तो बात करते हैं, मैंने आपको कल बताया था ईरान उसमें शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था, चिली शामिल नहीं था, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था, इथोपिया भी शामिल था। तो 4 आपके सामने हैं। उसके बाद में बात करें तो आपका 5वां देश है अर्जेंटीना और लास्ट देश आपका मिस्र या इजिप्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 6 देश हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 देश हैं, तो हम कहेंगे कितने देश इसमें शामिल हैं। तो ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, इथोपिया। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, तो हम कहेंगे केवल 4 ही के इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पे एक देश और लिखना था, मिस प्रिंट हो गई, इस कारण इस क्वेश्चन को इस आधार पे हम देखें तो ये 5 देश हैं, तो इनमें से 4 देश शामिल है, जबकि चिली देश इसमें शामिल नहीं है, और 2 देश मैंने अभी आपको बताए, अर्जेंटीना और मिस्र, ठीक है। ये 6 देश हैं टोटल, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंडियन जो आपकी हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल गड्ढे घर आवास के लिए जाना जाता है, कोल्डिवा, हलूर, बुर्ज होम या चिरांद। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका जो बुर्ज होम है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये जो है नवपाषाण काल का स्थल है, ये गड्ढे घर आवास के लिए जाना जाता है, यानी वहाँ के जो ये लोग हैं ऐसा माना जाता है कि
वहाँ पे गड्ढे मिले हैं, तो उसमें वो निवास करते थे और जो सीढ़ी है उसके माध्यम से वो उस घर में प्रवेश करते थे। और ऐसा जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा रही होगी, इस कारण लोग हैं वो गड्ढे हैं उसको खोद कर उसके बाद में अपना आवास बनाकर वहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा बुर्जोम इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है वो जोड़ा गया। ये आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहला है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तीसरा ऑप्शन देखिएगा काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। और चौथा है श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और काम की मानवीय स्थितियां सुरक्षित करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें 3 नीति निर्देशक तत्व हैं वो जोड़े गए। और उसमें कौन कौन से हैं तो अभी आप देख लीजिएगा एक बार इनको। तो पहला है वो जोड़ा गया 39A यानी अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी समान न्याय और जो भी गरीब व्यक्ति हैं जो भी कानूनी सहायता लेने में सक्षम है उनको मुफ्त है वो कानूनी सहायता दी जाए। ठीक है, इस संबंध में राज्य है वो अपना जो कर्तव्य मानकर इस संबंध में कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 39A में ये प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी इसी जो संविधान संशोधन है इसके तहत जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में तो 43A में। ठीक है, इसके बाद में बात करें तीसरा जो कि 48A के अंतर्गत जोड़ा गया तो पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा हेतु ये भी राज्यों का कर्तव्य है कि इस संबंध में नियम बनाए। तो ये 48A, 43A और 39A याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे सामने ऑप्शन मिल जाता है हमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 43A के तहत ये जोड़ा गया। तो ये 3 नीति निर्देशक तत्व हैं ये जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट विज्ञान का क्वेश्चन है साइंस का कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला न्यूमोकॉनियोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये याद रखिएगा ब्लैक लंग डिजीज। ठीक है, यानी फेफड़ों में ये बीमारी है वो हो जाती है किस कारण तो जो भी श्रमिक हैं जो भी मजदूर हैं जो कि कोयला खदानों में काम करते हैं, तो जो भी कोयला खदानों में जो भी ब्लैक जो कोयले से धूल उड़ती है वो उनके सांस के माध्यम से उनको फेफड़ों में जम जाती है, यानी फेफड़ों पे क्या है एक काली परत जम जाती है। तो इस कारण इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहा जाता है और इसका नाम क्या है न्यूमोकॉनियोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपके RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपको देश दिए गए इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर। तो आपको बताना है कि कितने विकल्प सही हैं, यानी कितनों से गुजरती है, केवल 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी भूमध्य रेखा है वो विश्व के 13 देशों से गुजरती है। उसमें से जो ये 5 आप देश दिए गए हैं आपको 5 देश, इन सभी से गुजरती है। तो याद रखिएगा 13 देश आप देख लेना, आपका ये काम है। ठीक है, आप RS एस्पिरेंट है तो आपका ये काम रहेगा कि आप जो इसके अलावा 8 देश बचे हैं उनको देखें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर। इसके अलावा मैं आपको एक नाम और बता देता हूँ गैबन। ठीक है, और आपका DRC है, सोमालिया है, केनिया है, युगांडा है। तो मैंने आपको 10 नाम तो करीबन बता ही दिए हैं। तो याद रखिएगा ये 5 ही देश शामिल हैं। ठीक है, एक बार देख लेना इक्वाडोर, ब्राज़ील, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, गैबन, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, उसके अलावा केनिया, आपका जो युगांडा है। ठीक है, ये सारे देश इसमें शामिल हैं, इक्वाडोर, ब्राज़ील। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा हमारा कि उत्तरी समुद्री मार्ग जो कि नॉर्थ सी रूट जिसे NSR बोलते हैं उसके बारे में कुछ कथन दिए गए, तो वो आपको कथन देखने हैं। तो ये पहला कथन देखिएगा, ये यूरोप और एशिया प्रशांत देशों के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ये यूरोप और एशिया
के जो देश हैं प्रशांत महासागर के माध्यम से ये जोड़ता है। NSR है नॉर्थ सी रूट, आर्कटिक महासागर के 4 समुद्रों तक फैला हुआ है, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। अब ये 4 समुद्र आपको नाम दिए गए हैं, ये बेरेट्स कारा समुद्र सीमा से शुरू होता है और बेरिंग डलजमरू मध्य से में समाप्त होता है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितने कथन गलत हैं, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, यानी सारे ही सत्य हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये आपका क्या है, कौन सा मार्ग है, तो नॉर्थ सी रूट है। ये आप देख पाएंगे ज़्यादातर नॉर्थ सी रूट, जो कि ये आपको रेड में दिख रहा है ना, ये तो ये आपका नॉर्वे के जो पास एक आपका सागर है बेरेट सागर, वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद में कारा सागर है, उस पर भी जाते हैं, उसके बाद में 2 सागर और हैं, वहाँ पे भी ये जाता है, लाप्लाव सागर है जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पे रशिया के पास जिसे लेप्ताव सागर बोलते हैं, वहाँ पे भी ये जाता है, उसके बाद में बेरिंग स्ट्रेट होते हुए ये आगे तक जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हम बात करें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, चाहे वो रशिया है, चाहे इधर स्कैंडिनेवियाई देश हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं जो भी आपके बाल्टिक देश हैं, उनको ये आगे जो भी एशिया के जो देश हैं जो कि किस में स्थित है, इस प्रशांत महासागर के पास स्थित है, उनको जोड़ता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है यूरोप और एशिया के मध्य प्रशांत देशों के बीच उनको जोड़ने वाला, और ये आर्कटिक महासागर में 4 समुद्रों तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में राजस्थान के जितने भी खनिज हैं, ऊर्जा है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे अब, तो याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा कि गोला अलीपुर का जो प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है, क्वार्ट्ज के लिए, सिलिका रेत के लिए, डोलोमाइट के लिए, वोलेस्टोनाइट के लिए। तो ये गोला अलीपुरा क्षेत्र याद रखिएगा अजमेर में है, ठीक है, और ये अजमेर की रूपनगर तहसील में पड़ता है, और यहाँ पे वोलेस्टोनाइट के भंडार क्षेत्र मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है गोला अलीपुर। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा ऊर्जा संसाधनों से संबंधित है कि वर्तमान में राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, लगभग हम बात करें तो आपसे ऐसा भी मिल सकता है 16 गीगावाट, और बात करें मेगावाट में तो 16,060 मेगावाट, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वर्तमान में है। जबकि बात करें आर्थिक समीक्षा की, तो आर्थिक समीक्षा में दिसंबर 2022 तक जो मेगावाट क्षमता कितनी है सौर ऊर्जा की, तो 13,531, ठीक है। इसमें रूफटॉप संयंत्रों के अलावा ये जितने भी सौर ऊर्जा संयंत्र हैं उनको हमारी आर्थिक समीक्षा में दिया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा को आधारित यानी आधार मानकर पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है 13,531 मेगावाट। जबकि वर्तमान में आपसे पूछे और आपको ये ऑप्शन ना मिले और आपको ये ऑप्शन मिले 16,060 मेगावाट या फिर आपको मिले 16 गीगावाट, तो ये आप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोपा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बारां, सिरोही, जैसलमेर। तो याद रखिएगा जैसलमेर है वो जिला है जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोपा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब याद रखिएगा जो आपका जैव ईंधन प्राधिकरण है इसके द्वारा 12 जिले हैं उनको चिन्हित किया गया है, ठीक है। वो ज़िले कौन कौन से हैं, तो वो सारे ज़िले दक्षिण या फिर दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के हैं। उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ एक बार, उसके बाद में इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ पे है। तो यहाँ पे 12 ज़िले देखिएगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में देखें तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो यानी बांसवाड़ा संभाग हम कह सकते हैं, पुराना उदयपुर संभाग है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिला और सिरोही जिला, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ पे खुला है, तो कालरावास उदयपुर में, याद रखिएगा बायोडीजल या बायोफ्यूल जिसे हम बोलते हैं। और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, लिख लेना इसको, कि जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल या बायोडीजल नीति है हमारी भारत सरकार के द्वारा 2018 में लागू की गई थी, इस नीति को पहला राज्य हमारे देश का जिसने लागू की तो वो हमारा राजस्थान है। राजस्थान ने कब लागू की, तो 16 मई 2018 को, ठीक है। भारत सरकार की जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति है 2018 उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा राजस्थान कब लागू की, तो 16 मई 2018। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये थी आज की हमारी
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स पे, तो वहाँ से भी आप इसको देख लेना एक बार फिर से। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है RS करंट अफेयर्स, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाके आप और जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है RS करंट अफेयर्स, उसको भी आप फॉलो कर लेना, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।